नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। आसाराम बापू तो याद होंगे आपको। जी हां, वही आसाराम बापू जो पिछले करीब पौने 2 साल से जेल के अंदर हैं यौन शोषण के इल्जाम में। आसाराम बापू के जेल जाने के बाद से अब तक कुल 8 गवाहों पर जानलेवा हमला हो चुका है और इनमें से 2 का तो कत्ल ही कर दिया गया। और सबसे ताजा हमला यूपी के शाहजहानपुर में एक गवाह पर हुआ है जिसने आसाराम बापू के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। सलमान को तो सजा भी हो गई और उसकी जमानत भी हो गई और हमारा तो केस बोगस है, जमानत नहीं हो रही। 76 साल की उम्र है। शरीर की पीड़ा हम जानते भगवान का। रंगलीला मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अमृत भाई गुलाब चंद प्रजापति आसाराम बापू के पूर्व निजी वैद्य और राजदार। आसाराम के खिलाफ अदालत में गवाही देने के बाद राजकोट की क्लिनिक में गुमनाम बंदूकधारियों ने किया कत्ल। राजू चंडोक आसाराम के पूर्व साधक, आसाराम के खिलाफ मुंह खोलने के बाद जानलेवा हमले का शिकार। राजेश नारायण साई के पूर्व अनुयायी, नारायण साई पर रेप का इल्जाम लगाने वाली लड़की के पति पर चाकुओं से हुआ हमला। अखिल गुप्ता आसाराम का पूर्व सेवादार और रसोइया, बाप बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के बाद घर के नजदीक गुमनाम बंदूकधारियों ने ली जान। दिनेश सिंधी सूरत की 2 बहनों के साथ बलात्कार मामले का गवाह, तेजाब से हमला। राकेश पटेल सूरत की 2 बहनों के साथ बलात्कार मामले का गवाह, तेजाब से हमला। महेंद्र चावला नारायण साई का पूर्व सीए, जानलेवा हमला। कृपाल सिंह यौन शोषण मामले में आसाराम के खिलाफ गवाह, जानलेवा हमला। इन सभी के सभी किरदारों के साथ 3 बातें बेहद अजीब हैं। पहला तो ये कि ये सभी के सभी रेप और पाखंड के इल्जामों से घिरे तथा कथित संत आसाराम बापू या फिर उनके बेटे नारायण साई के करीबी रह चुके हैं। दूसरा ये कि इन सभी ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत जुटाई और बतौर गवाह सामने आए। तीसरा ये कि इन 8 में से 2 को गुमनाम कातिलों ने मौत के घाट उतार दिया है और जबकि बाकी 6 खुद पर हुए जानलेवा हमले में बाल बाल बचे हैं। लेकिन क्या इन तमाम किरदारों की ये कॉमन बातें महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे वही सच छिपा है जिसके चर्चे आम हैं और जिस पहलू को ध्यान में रखकर खुद पुलिस भी इन हमलों और कत्ल के मामलों की तफ्तीश कर रही है? और वो पहलू है आसाराम बापू या फिर उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ बोलने पर इन सभी को एक एक कर या तो रास्ते से हटाया जा रहा है या फिर हटाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा नहीं है तो बाप बेटे के जेल जाते ही उनके खिलाफ मुंह खोलने वाले इतने सारे लोगों पर हमले क्यों और कैसे हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आई है ये सबसे ताजा तस्वीर, सबसे ताजा हमला। और इस बार यह हमला आसाराम के खिलाफ गवाही देने की जुर्रत करने वाले एक गवाह पर हुआ है। तारीख 10 जुलाई 2015, वक्त रात के 8 बजे।
जगह शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। आसाराम बापू के खिलाफ राजस्थान में चल रहे यौन शोषण मामले के एक गवाह कृपाल सिंह पर 2 अज्ञात हमलावरों ने शाहजहांपुर में सरेराह जानलेवा हमला किया। दरअसल कृपाल सिंह शुक्रवार रात 8 बजे अपने घर वापस जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर आए 2 हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद कृपाल सिंह को बरेली ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर कृपाल सिंह का ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक कृपाल के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने की वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया है। गंभीर स्थिति में है पेशेंट। नंबर 1 से एंट्री करके गोली ने नंबर 2, 3, 4 वर्टिब्रा को डैमेज किया है और उसके बाद वो एब्डोमेन में इंजरी की है उसने। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट को दिए एक बयान में कृपाल सिंह ने आरोप लगाया था कि आसाराम से जुड़े कुछ लोग उसे पिछले कुछ दिनों से धमकी दे रहे हैं। अब कृपाल सिंह पर हमला होने के बाद यही बात पीड़ित लड़की के पिता भी कह रहे हैं, जबकि कृपाल सिंह के परिवार वाले किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले धमकी देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है। कई गवाहों को मरवा चुका है। अमृत प्रजापति का उसने मर्डर करा दिया, अखिल गुप्ता का उसने मर्डर करा दिया। ये तीसरा गवाह है। मतलब मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना ही पता है जितना आपने लिखा है। इससे अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है, कभी उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कुछ। फिलहाल पुलिस भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। हालांकि उसका कहना है कि उसकी कोशिश कृपाल पर जानलेवा हमला करने वालों को पकड़ने की है। जो भी संभावित स्थान हो सकते हैं और व्यक्ति हो सकते हैं और जो संभावनाएं हो सकती हैं, उन सब पे रात से ही काम हो रहा है और हम लोग इसमें पूरा प्रयत्नशील हैं कि ये ठीक हो जाएं और दूसरे जिसने घटना की है वो पकड़े जाएं। तो गवाह पे हमले कौन कर रहा है? ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, ये बातों से नहीं निकलेगा। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। दरअसल कृपाल सिंह उस पीड़ित लड़की के पिता की कंपनी में नौकरी करते हैं, जिसकी बेटी ने आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इस साल जनवरी में इस केस से जुड़े एक और गवाह अखिल की मुजफ्फरनगर में गोली लगने से मौत हो गई थी। अखिल आसाराम आश्रम में बावर्ची का काम करता था। इसके अलावा मई महीने में आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वाले उनके पूर्व पीए महेंद्र चावला पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नारायण साईं और आसाराम बापू के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों पर कातिलाना हमले करवाने का मास्टरमाइंड कौन है? पीड़ित लड़की के पिता का कहना है कि पहले तो कृपाल सिंह को लालच दी गई, इसके बाद उन्हें धमकी दी गई, लेकिन उसके बावजूद जब कृपाल सिंह ने कोर्ट में जाकर बयान दिया तो उन्हें गोली मार दी गई। हालांकि कृपाल सिंह के घर वाले अभी कुछ भी नहीं कह रहे। उनका कहना है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है वो नहीं जानते। कृष्ण राज और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, बरेली, आज तक। महेंद्र चावला उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने तमाम धतकर्मों के इल्जाम में घिरे बाप बेटे यानी आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत की थी। अब चूंकि जोखिम बड़ा है तो पुलिस को भी एहसास था कि चावला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, लिहाजा पुलिस चावला के साथ सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी करती है। लेकिन इसके बावजूद हमलावर महेंद्र चावला को अपनी गोलियों का निशाना बना लेते हैं। स्ट्रेचर पर छटपटाते इस शख्स को अपने इस अंजाम का अंदेशा आज से नहीं बल्कि महीनों से था। और सिर्फ इसे ही क्यों, खुद पुलिस को भी इस बात का एहसास था कि इसके साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए पुलिस ने उसे बाकायदा सुरक्षा भी दी है। लेकिन इसके बावजूद इसके साथ वही हो गया जिसका खौफ इसे सोते जागते, उठते बैठते हर पल परेशान करता था। जी हां, महेंद्र चावला नाम के शख्स को 2 नकाबपोश हमलावरों ने उसके घर में घुसकर अपनी गोलियों का निशाना बना डाला। हमलावरों ने तो उसे गोली मारते वक्त ऐलानिया कहा कि आसाराम बापू और नारायण साईं के खिलाफ मुंह खोलने
या गवाही देने की बस यही एक सजा है, सजाए मौत। लेकिन अपनी खुशकिस्मती और बहादुरी से महेंद्र चावला अब भी न सिर्फ जिंदा है, बल्कि पुलिस को खुद पर हुए हमले की पूरी कहानी बयान कर चुका है। लेकिन इससे पहले कि महेंद्र चावला को छू कर निकली मौत की इस कहानी के बारे में आपको तफसील से बताएं, आइए सबसे पहले इससे आपका तारुफ कराए देते हैं। नाम महेंद्र चावला, उम्र 40 साल, पहचान नारायण साईं का पूर्व पीए। दरअसल धर्म के नाम पर पाखंड की दुकान चलाने वाले आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साईं के हजारों भक्तों की तरह कभी महेंद्र चावला की आंखों पर भी पर्दा पड़ा था। लेकिन चावला को धर्म के सफेद चोगे के पीछे छिपे इस बाप बेटे की असलियत क्या पता चली। उसने दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कभी नारायण साईं का पीए रहे चावला ने न सिर्फ उसकी करतूतों के बारे में खुलकर लोगों को बताया, बल्कि सूरत की 2 बहनों के साथ रेप के इल्जाम में इन बाप बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनके खिलाफ अपनी गवाही भी दी। अब चूंकि इन बाप बेटे के खिलाफ गवाही देने वाले दूसरे कई गवाहों का कत्ल हो चुका था और कई पर जानलेवा हमले हुए थे, खुद गुजरात पुलिस को भी महेंद्र चावला पर मंडराते खतरे का एहसास था। यही वजह थी कि गुजरात पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस की ओर से महेंद्र चावला को एक बॉडीगार्ड भी दिया गया। लेकिन इतना होने के बावजूद हमलावर महेंद्र चावला को अपना निशाना बनाने में कामयाब रहे। पुलिस की माने तो महेंद्र चावला पानीपत में फर्स्ट फ्लोर के अपने मकान में कपड़े धो रहा था। इत्तेफाक से उसका बॉडीगार्ड किसी पेशी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पर 2 नकाबपोश हमलावर उसके घर में दाखिल हुए और सीधे सीढ़ियों से ऊपर उस जगह तक जा पहुंचे जहां चावला मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बचाव में ज्यादा कुछ कर पाता, हमलावरों ने पहले उसे आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही न देने के लिए धमकाया और फिर फायरिंग कर दी। हालांकि तब तक चावला बचने के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे छलांग लगा चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे पीठ में 2 गोलियां लगी और वो वहीं गिर पड़ा। इसके बाद हमलावर तो खैर मौका वारदात से भाग निकले, लेकिन लोगों ने चावला को अस्पताल जरूर पहुंचा दिया। चंद्र प्रकाश, पानीपत, आज तक। जब से आसाराम बापू और नारायण साईं जेल गए हैं, तभी से बाप बेटे के खिलाफ खड़े कई गवाह धमकियां मिलने की शिकायत कर चुके हैं। फिर चाहे वो जोधपुर के एकांतवास की पीड़ित लड़की के घरवाले हों या सूरत बलात्कार की शिकार महिला का पति, इन सभी ने पुलिस से धमकियां मिलने की बात कही थी। जबकि अमृत प्रजापति तो कई बार ये बात कह चुके थे। रंगरेलिया मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, समाज के सामने वो ब्रह्मचर्य का दिखा रहा था। धोखा आपत्तिजनक है। 22 मई 2014 दोपहर का वक्त, राजकोट। वैद्य अमृत प्रजापति राजकोट के पेडक रोड पर अपनी क्लिनिक ओम शांति में बैठे थे। तभी 2 अनजान शख्स क्लिनिक में दाखिल होते हैं और बिल्कुल पास से प्रजापति को 2 गोली मारते हैं। एक गोली कान को छू कर निकल जाती है, जबकि दूसरी चेहरे पर लगती है। गोली मारने के बाद हमलावर तो फरार हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान प्रजापति की मौत हो जाती है। नाम दिया है तो वो नाम पढ़कर उनकी पत्नी ने वो सभी का टेलीफोन नंबर दिया पुलिस को, और वो जो हमलाखोर थे उनकी पत्नियों का टेलीफोन नंबर भी दिया है। फिर भी अभी तक पुलिस ने उनका क्या किया, कैसे हुआ, कैसे काम कर रही है, वो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन प्रजापति की मौत कोई मामूली मौत नहीं है। अव्वल तो ये एक ऐसा मर्डर है जिसे बेहद खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया, और दूसरा, प्रजापति ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार आसाराम की करतूतों, मसलन एकांतवास, पंचेट बूटी और यौन शोषण की पोल खोली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात ये कि प्रजापति आसाराम के खिलाफ सबसे अहम गवाह थे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ तेजस, राजकोट, आज तक।
तो आइए अब आपको सुनाते हैं वो सच जिसे सुनकर आप अपने कानों पर शायद ही यकीन कर पाए, क्योंकि यह सच खुद उस लड़की ने बोला है जिसने आसाराम बापू पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आप खुद ही उस पीड़ित लड़की की जुबानी सुनिए, उसकी आप बीती। बेटा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप आसाराम बापू को कब जाने थे? काफ़ी साल हो गए। जब मेरे पेरेंट्स ने उनसे दीक्षा ली थी तभी से जानती हूँ मैंने। तो पहली बार उसने कब आपको एहसास हुआ कि ये आपके साथ कुछ गलत हरकत उसने पहली बार कब की थी बेटा? पहली बार तभी जोधपुर में ही हुआ था मेरे साथ ऐसा, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। उसके साथ कुछ लोग और होते थे बेटा या वो अकेले होता था? उसके साथ काफ़ी लोग होते थे, जैसे कि शिवा भाई वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग होते थे उसके साथ। तो वो लोग क्या आपको डराते थे, धमकाते थे, क्या कहते थे? जी, उन लोगों ने तो कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन आशाराम ने मुझे धमकी ज़रूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूँ, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुँचाएगा, उन्हें मरवा देगा। वो आपको कुछ खाने के लिए भी कुछ चीज़ें देता था? उसने उस रात को उसने मुझे दूध दिया था पीने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। तो कभी मतलब धमकी वो आपको अक्सर देता था या फिर कभी कभी जैसे फ़ोन पे भी उसने कभी धमकी दी हो? कभी फ़ोन पे भी धमकी दी हो बेटा? जी नहीं, मेरी उससे कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई है। उसने धमकी सिर्फ मतलब आपके साथ उसने गलत हरकत सिर्फ एक बार की थी? जी। तो फिर आपने अपने पेरेंट्स को कब बताया बेटा? मैंने अपने पेरेंट्स को घर आने के बाद बताया था। जी। आपको कब एहसास हुआ कि वो आदमी गलत है, या फिर उसने और जो बच्चियां आपके साथ पढ़ती होंगी वहाँ पर जो रहती होंगी उन्होंने भी आपसे कुछ शेयर किया होगा कि ये आदमी उनके साथ भी गलत किया है? जी नहीं, ऐसा कुछ कभी किसी ने बताया नहीं, और पहली बार मुझे तभी पता चला था जब मैं जोधपुर गई थी और उसने जब मुझे कुटिया में बुलाया रात को, तभी मुझे सब पता चला। अगले दिन सुबह उसने आपको धमकी दी थी बेटा? जी नहीं, उसने रात को ही मुझे धमकी दी थी उसी समय कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुप रहूं।